हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 51 शक्तिपीठों में से एक पूर्णागिरि माता के धाम के बारे में बताता हूँ, जो कि उत्तरांचल के चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा पर पूर्णागिरि की पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और टनकपुर से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पहाड़ी काली नदी के किनारे पर स्थित है। काली नदी, जो कि नेपाल में काली नदी कहलाती है और भारत में प्रवेश करते ही शारदा नदी के नाम से विख्यात है। इसका काफ़ी चौड़ा पाट है और काफ़ी गहरी नदी है। इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी, तभी से ये पूर्णागिरि माता के नाम से विख्यात है। 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद के यहाँ शरण ली थी। उसे सपने में माता दिखाई दी और अपना मंदिर को बनवाने को कहा। तब उस व्यापारी तथा राजा ने मिलकर ये मंदिर बनवाया। तभी से इस मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। यह मंदिर भारत और नेपाल दोनों देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। मंदिर जाने से पहले भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। उनकी अनुमति से ही आप आगे को बढ़ पाएंगे। चैत मास के नवरात्र के दिनों में यहाँ पर 90 दिनों के लिए खास मेला लगता है, जिसमें उत्तरांचल सरकार यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध करती है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन और बस सुविधा भी चलती है। नेपाल के लोग यहाँ पर शादी, ब्याह, मुंडन आदि के लिए मन्नत मांगने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक साधु ने माँ को चुनौती दी थी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए। तब क्रोध में आकर माँ ने उसे काली नदी के पार फेंक दिया था। फिर जब उस साधु ने क्षमा याचना की तो माँ ने उसको क्षमा कर दिया और वरदान भी दिए, जो कि बाद में सिद्ध बाबा के नाम से प्रख्यात और विख्यात हुआ और नेपाल के महेंद्रनगर में उसका मंदिर बना। ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। उससे मनोकामना पूर्ण होती है तथा श्रद्धालु लोग आटे की मोटी रोटी बनाकर सिद्ध बाबा को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। 90 दिन के मेले में श्रद्धालु लाल और पीले कपड़े को चीरकर माँ के दरबार में बांधते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर गांठ को खोलने भी जरूर जाते हैं। मंदिर की पदयात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। जहाँ से पदयात्रा शुरू होती है उस जगह को दूसरा खोला कहते हैं और उसी के पास भैरव मंदिर है। पदयात्रा की शुरुआत करते ही सबसे पहले भैरव मंदिर आता है। यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद भक्त लोग जब आगे चलते हैं तो 1 किलोमीटर पर झूठे का मंदिर आता है। ऐसा कहा जाता है कि एक श्रद्धालु ने यहाँ पर मंदिर बनवाकर सोने का पत्थर चढ़ाने का माँ से वादा किया था, पर उसने नकली पत्थर चढ़ा दिया। तब से यह झूठे के मंदिर के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद 1 किलोमीटर और चलने के बाद माँ काली का मंदिर आता है। यहाँ भी लोग काफ़ी आस्था से पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद करीब 1 किलोमीटर की सीधी लंबी चढ़ाई है, जिसमें कि 500 के लगभग सीढ़ियाँ हैं। ये 1 किलोमीटर की है, पर इस जगह से एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो कि थोड़ा लंबा है और 2.5-3 किलोमीटर का है, पर इसमें सीढ़ियाँ कुछ कम हैं और इसमें चढ़ने पर लोगों को काफ़ी आसानी होती है। टनकपुर से भैरव मंदिर तक यानी दूसरे खोले तक जीपें चलती हैं, उससे भी आप वहाँ तक जा सकते हैं। 2-2.5 किलोमीटर के बाद सीधा रास्ता और साइड वाला रास्ता दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं उस जगह को रामबेड़ा कहते हैं। यहाँ से फिर माता के मंदिर के लिए बिल्कुल सीधी और खड़ी चढ़ाई है, जिसमें पहुँचने में आपको करीब कम से कम आधे घंटे का वक्त लग सकता है। भक्तों, एक बात तो आप ये जान लीजिए कि माँ की चढ़ाई का जो रास्ता है वो बहुत ही मनमोहक है। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। जब आप पूर्णागिरि की चढ़ाई करते हैं तो जहाँ पर आगे बीच रास्ते में से 2 रास्ते होते हैं, तो अगर आप कम सीढ़ी वाला रास्ता को पसंद करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी मनमोहक है। उसमें आप चलते हुए अपने फ़ोटो इत्यादि भी खींच सकते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। वो रास्ता इतना सुंदर है कि उस पर चलने पर आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठेगा। कम सीढ़ी वाले रास्ते में जगह जगह धूप से बचाव हेतु 3 शेड लगे हैं, जिसमें धूप और बारिश दोनों से बचाव हो सकता है और
रास्ते के दोनों तरफ जालियां लगी हैं जिससे कि जंगली जानवरों इत्यादि से बचाव हो सकता है। रास्ता बहुत ही मनमोहक है। माता के दरबार जाने के पूरे रास्ते में दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें लगी हैं जिनसे आप प्रसाद आदि, फूल आदि इत्यादि खरीद सकते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि माता की यात्रा नंगे पैर करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 3 किलोमीटर तक नंगे पैर चलें। आप जहाँ तक चल सकते हैं जूते चप्पल पहन के चलें, और जहाँ से आपको चलना मुश्किल हो वहाँ किसी भी प्रसाद वाले की दुकान से प्रसाद ले लीजिए और उसी के यहाँ आप अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हैं। अगर आपके साथ यात्रा में बैग या थैला वगैरह है, वो लेकर चलने में दिक्कत हो सकती है, तो वो भी आप उसी प्रसाद वाले के यहाँ रख सकते हैं और माता के दर्शन करके लौटते हुए उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। माता के दर्शन करने के बाद नेपाल में ब्रह्मदेव का मंदिर है जिसके दर्शन करने की मान्यता है। वहाँ तक आपको ई रिक्शा भी मिल जाती हैं, रिक्शाएं भी मिल जाती हैं, और शारदा नदी का जो पुल है, बैराज है, उसको आप पैदल भी पार कर सकते हैं। उसको पार करने से पहले और बाद में दोनों तरफ से ई रिक्शा मिल जाती हैं जो कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मदेव का मंदिर कंचनपुर नेपाल में है और वहाँ पर भारतीय रुपये और भारतीय करेंसी भी चलती है। उससे आप आसानी से वहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दूर दूर से भक्तजन साइकिल से माता के मंदिर तक आते हैं। बरेली से, कासगंज से, एटा से, हाथरस से, जगह जगह से वो साइकिल से आते हैं और अपने और नाम पते की नेम प्लेट माता की यात्रा के रास्ते में जगह जगह पेड़ों पर और खम्भों पर लगा देते हैं। उसमें आप उनके नाम पते आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रेम से बोलो जय माता की, जय माता पूर्णागिरी की जय हो। माता के मंदिर में मेला होली के बाद से ही 3 महीने के लिए लगता है। होली के आसपास तो ठंड रहती है, पर अप्रैल और मई में गर्मी हो जाती है। अप्रैल और मई के महीने में अगर आप पैदल यात्रा रात के समय करें तो पहाड़ पर आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि दिन के समय काफ़ी गर्मी रहती है और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि हर जगह पानी और नींबू पानी और ठंडा कोला इत्यादि सब मिलते हैं। पूर्णागिरी मंदिर की आराध्य देवी महाकाली माँ हैं। जय हो महाकाली माता की। भक्तों, चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।